डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम कंज्यूमर सरप्लस के टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीइंग कंज्यूमर्स, कि हम इसलिए एक प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट में हमारे लिए बेनिफिट होता है। वो प्रोडक्ट हमारी कोई वांट सेटिस्फाई करता है, या हम ये कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में हमारे लिए यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी हासिल करने की गरज से हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमने पेमेंट करनी होती है और पैसे में भी हमारे लिए यूटिलिटी होती है, एक बेनिफिट होता है। तो एक ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं हमें यूटिलिटी हासिल होती है, और जब हम पेमेंट करते हैं तो हम यूटिलिटी सैक्रिफाइस करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट ये है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि जो आपको यूटिलिटी गेन होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो आप यूटिलिटी सैक्रिफाइस करते हैं। यानी कि जो आपको फायदा मिलता है प्रोडक्ट खरीदने से, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो आप सैक्रिफाइस करते हैं पेमेंट की शक्ल में। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो यहां पे जो ये टर्म है कंज्यूमर सरप्लस, इसमें सरप्लस इसी चीज को कहा गया है जो एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है एक कंज्यूमर को जब वो ट्रांजैक्शन करता है, जब वो एक प्रोडक्ट खरीदता है पैसे पे करके। तो हम इस चीज को यहां पे इस तरह लिखते हैं कि एक ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन में इसके दो डायमेंशन है। एक ये है कि हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं, दूसरी डायमेंशन ये है कि इसका दूसरा पहलू ये है कि हम पेमेंट करते हैं। प्रोडक्ट जो हम हासिल करते हैं उसमें यूटिलिटी हमारे लिए होती है, और जो हम पेमेंट करते हैं उसमें भी, यानी कि पैसे में भी यूटिलिटी हमारे लिए होती है। और जब हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो यूटिलिटी गेन होती है, इसलिए मैंने यहां पे जी लिखा। और जब हम पेमेंट करते हैं तो यूटिलिटी हम सैक्रिफाइस करते हैं, इसलिए मैंने यहां पे एस लिखा। जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो यूटिलिटी गेन्ड है ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू यूटिलिटी सैक्रिफाइस्ड। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का। तो इस चीज को हम यहां पे ऐसे लिखते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, CS मीन्स कंज्यूमर सरप्लस। ये बुनियादी तौर पर एक नेट बेनिफिट है। नेट बेनिफिट का मतलब यह है कि जब हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, तो लास्ट में हम फायदे में फिर भी रहेंगे। यानी कि ये जो यूटिलिटी हमने सैक्रिफाइस की ये इतनी ही नहीं होगी जितनी हमने यूटिलिटी गेन की, बल्कि ये यूटिलिटी जो सैक्रिफाइस की वो कम होगी एज कंपेयर टू जो यूटिलिटी हमें गेन होती है प्रोडक्ट यूज करने से। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस है हम ये कह सकते हैं कि ये नेट बेनिफिट है एक कंज्यूमर के लिए। और जब हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो हमने दो चीजें यहां पे याद रखनी होगी। एक ये कि हमने बुनियादी तौर पर क्या करना है कि हमने यूटिलिटी गेन्ड माइनस यूटिलिटी सैक्रिफाइस्ड देखना होगा, तो वो हमारी नेट यूटिलिटी निकलेगी। तो बेसिक फोकस जो पहले वाली डायमेंशन में होता है वो यूटिलिटीज पे है, लेकिन जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है उसमें हम एम्फसाइज इस चीज पे करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट हमें कितना फायदा मिलता है। यानी कि यूटिलिटी में तो हम कह सकते हैं कि हमको ज्यादा यूटिलिटी हासिल हुई, लेकिन जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है उसमें हम बेसिकली उस यूटिलिटी गेन्ड को, जो नेट यूटिलिटी हमारी है, उसका मॉनेटरी वैल्यू हम निकालते हैं। तो हम जो यहां पे ये नेट बेनिफिट है इसका मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। तो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है ये तो नेट बेनिफिट है, लेकिन इसका वैल्यू हम मॉनेटरी टर्म्स में निकालते हैं। यानी कि हम इसका वैल्यू जो है वो पैसे की शक्ल में निकालते हैं। अभी आपको जो गेन हुआ वो पैसे की सूरत में हम देखेंगे कि आपको कितना गेन हुआ जब आपने एक ट्रांजैक्शन की। ये मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि कंज्यूमर सरप्लस का आइडिया बुनियादी तौर पर क्या है। आज के डिस्कशन को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट ये है कि हम कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करेंगे। दूसरा पार्ट ये है कि हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे या इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, वो हमारा दूसरा पोर्शन है। और फाइनल जो हमारा पोर्शन है वो मेजरमेंट का पोर्शन है। जैसे कि मैंने बताया कि हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं कंज्यूमर सरप्लस का, तो इसलिए इट मीन्स कि कंज्यूमर सरप्लस जो है ये एक मेजरेबल एंटिटी है, यानी कि एक ऐसी चीज है जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में पैसे की शक्ल में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं।
जैसा कि मैंने कहा कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एक नेट बेनिफिट है जो कंज्यूमर को हासिल होता है, और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस जो है ये बराबर है, इक्वल है किसके, what a consumer is willing to pay minus what the consumer actually pays। यानी कि दो चीजों के दरमियान डिफरेंस है। एक ये चीज है कि आप कितना पेमेंट जो है विलिंग करने के लिए है, और दूसरा है कि आप कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं, एक ये है कि आप विलिंग कितना पेमेंट करने के लिए है, और दूसरा ये है कि आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं जो कंज्यूमर सरप्लस में हमें सिखाई जाती है। तो पहली चीज यानी कि जो आप विलिंग है पे करने के लिए, या एक कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, दूसरी है कि एक कंज्यूमर कितना पे करता है। तो इन दो के दरमियान जो डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसी जो इन दो के दरमियान है, उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। तो सिंपली फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर जो है वो विलिंग पे करने के लिए फॉर एग्जांपल $20 है या ₹20 है, लेकिन उसका जो एक्चुअल पेमेंट बनता है वो $15 या 15 रुपीज है। तो इट मीन्स कि विलिंग तो 20 था, एक्चुअल पेमेंट 15 है, तो 5 यूनिट्स का उसकी सेविंग होती है, वो उसका फायदा हो जाता है। तो वो 5 यूनिट्स जो है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। तो डेफिनेशन जब हम देते हैं कंज्यूमर सरप्लस की, वो यही होती है कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस। अब हम कंज्यूमर सरप्लस की डिस्क्रिप्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखिए, हमने 3 चीजें यहां पे चाहिए जो हमने पहले स्टडी की है। एक है डिमांड कर्व, दूसरा है मार्केट प्राइस, और तीसरा है इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा कार्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, वहां ये तीनों चीजें हम सीखते हैं। वैसे भी ये ऐसी चीजें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला हम फोकस करेंगे अपनी डिमांड कर्व पे। तो ये हमारी जो है डिमांड कर्व है यहां पे, इसका नाम हम DD रखेंगे। तो मैं थोड़ा ये दूर लिखता हूं ताकि यहां पे जम्बलिंग ना हो पॉइंट्स की। तो ये हमारी डिमांड कर्व है, यहां पे क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये डिमांड कर्व हमें ये बताती है कि जब आपका प्राइस डिक्रीज होता है, तो ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो तब जाके आपकी क्वांटिटी में, उस वक्त आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल 10 के प्राइस पे आप कुछ डिमांड नहीं करते, 0 डिमांड है। 9 के प्राइस पे आपका 1 डिमांड है। 8 के प्राइस पे आपका 2 डिमांड है। 1 के प्राइस पे आपका 9 डिमांड है। 0 के प्राइस पे आपका 10 डिमांड है। तो ये हमारी डिमांड कर्व है जो हमने पहले ही स्टडी की है। तो ये डिमांड कर्व हमें क्या बताती है, जो चीज हमें चाहिए यहां पे कंज्यूमर सरप्लस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये डिमांड कर्व हमें ये बताती है कि अगर आपके पास आपको 1 यूनिट मिलेगा तो आप उसके लिए 9 रुपीज पे करने के लिए तैयार होंगे। तभी तो 9 रुपीज पे आप जो है, एक कंज्यूमर जो है वो 1 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है। तो इसी तरह अगर 5 आपका प्राइस होगा तो एक कंज्यूमर जो है वो 5 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार होगा। द पॉइंट हियर इज कि आप यहां पे या पहले यूनिट के लिए आप 9 रुपीज देने के लिए तैयार है, दूसरे यूनिट के लिए आप 8 रुपीज देने के लिए तैयार है, तीसरे यूनिट के लिए ये वाला आप 7 रुपीज देने के लिए तैयार है, 4th के लिए 6, इसी तरह 9th के लिए फॉर एग्जांपल 1, so on and so forth। तो दैट मीन्स कि ये डिमांड को हमें ये बताती है कि एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए कितना अमाउंट विलिंग है पे करने के लिए। अगेन मैं ये बात कहूंगा कि डिमांड को हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए एक कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करने के लिए विलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं विलिंग वर्ड पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये इसलिए है कि हम जब डिफाइन करते हैं कंज्यूमर सरप्लस को, तो वहां पे जो हमारा पहला हिस्सा है वो ये है कि व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, और दूसरा हिस्सा है व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो पहले हमारे लिए जरूरी समझना है कि ये विलिंग टू पे का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि आप पर्टिकुलर यूनिट के लिए कितना अमाउंट देने के लिए तैयार है। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिमांड कर्व से हम जान सकते हैं, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर को उसने पहला यूनिट खरीदा तो वो 9 रुपीज देने के लिए तैयार है। अब वो दूसरा यूनिट उसने खरीदा तो वो उसके लिए 8 रुपीज देने के लिए तैयार है। तो कलेक्टिवली 2 यूनिट्स के लिए वो
9 + 8 रुपीज देने के लिए तैयार है। तो फॉर 2 यूनिट्स इट विल बी 9 + 8, और फॉर 3 यूनिट्स हाउ मच इट वुड बी? 3 यूनिट्स के लिए फिर थर्ड यूनिट के लिए 7 रुपीज, फोर्थ यूनिट के लिए वो 6 रुपीज देने के लिए तैयार है, और फिफ्थ यूनिट के लिए वो 5 रुपीज देने के लिए तैयार है। अभी हम विलिंगनेस की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या पे कर रहा है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम विलिंगनेस की बात कर रहे हैं जो हमारी डिमांड को हमें बताती है। दैट मीन्स कि अगर हम कंज्यूमर को ये बताएंगे कि आप कितना पे करने के लिए तैयार होंगे 5 यूनिट्स के लिए, 5 रुपीज पे करने के लिए तैयार होगा, विलिंग होगा एक कंज्यूमर ये 5 यूनिट्स हासिल करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारी डेफिनेशन का है कि व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, वो हमने सीख लिया। अब दूसरा जो पार्ट है कि कंज्यूमर एक्चुअली कितना पे करेगा, वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस का मतलब यहां पे क्या है? ये क्या ये मार्केट प्राइसेस नहीं है? ये मार्केट प्राइसेस नहीं है। देखिए यहां पे हमारे कितने प्राइसेस है? फ्रॉम 0 to 10 हमारे प्राइसेस है। इनमें से बुनियादी तौर पर एक ही प्राइस होगा एक कमोडिटी के लिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक बिस्किट का पैकेट लेने के लिए जाएंगे तो उसका प्राइस लिखा होगा फॉर एग्जांपल 10 रुपीज या 20 रुपीज। तो आप एक लाएंगे उसके लिए 10 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, फिर दूसरा लाएंगे फिर 10 रुपीज पे करना पड़ेगा, तीसरा लाएंगे फिर 10 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि जो मार्केट प्राइस होता है वो कंज्यूमर की विलिंगनेस के मुताबिक नहीं होता है। यानी कि जिस तरह कंज्यूमर विलिंग पे करने के लिए है इस तरह ये चेंज नहीं होता है कि पहले बिस्किट के पैकेट के लिए आप जो है 20 रुपया देंगे, फिर 18 देंगे दूसरे के लिए, फिर ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं लाते, बल्कि एक स्पेसिफिक प्राइस होता है किसी प्रोडक्ट का, उस प्राइस के अगेंस्ट हम उसको खरीदते हैं। तो दैट मीन्स कि मार्केट प्राइस जो है ये गिवन होता है और ये स्पेसिफिक होता है। ये जस्ट लाइक डिमांड को की तरह जो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज है ये उनकी तरफ नहीं होता, बल्कि उनमें से एक जो है प्राइस मार्केट प्राइस होता है, ना कि सब प्राइसेस जो हमने यहां पे देखे ये मार्केट प्राइस होंगे, बल्कि एक ही प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस होगा। फाइनल जो पॉइंट हमने सीखना है वो ये कि जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है? जब डिमांड को मार्केट प्राइस कट करे। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल हम 5 यहां पे मार्केट प्राइस लेंगे, सो लेट इट बी 5 हमारा मार्केट प्राइस है, तो ये हमारा मार्केट प्राइस है। तो इस प्राइस को मैं थोड़ा यहां पे मोटा बनाऊंगा इसकी लाइन, तो ताकि ये डिफरेंट लगे बाकी प्राइसेस से, राइट? तो ये जो प्राइस है ये प्राइस ऑफ एक्स हुआ, तो यहां पे जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट? अगर प्राइस 4 होता फिर यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता, अगर प्राइस 7 होता तो फिर यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता। ये सब चीजें हमने पहले ही डिस्कस की हुई हैं। यहां पे कांसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आता है, लेकिन हम इसको यहां पे अभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इससे फिर हमारा डिस्कशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसको ब्रीफ रखने के लिए हम जो हम चीजें पहले ही सीख चुके हैं उनको यहां पे दोहराएंगे नहीं। तो ये हमारा यहां पे इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर 5 यूनिट्स खरीदेगा, कंज्यूमर ना 4 यूनिट्स ना 6 यूनिट खरीदेगा, बल्कि इक्विलिब्रियम हमें यह बताता है कि जो कंज्यूमर की डिमांड होगी वो 5 यूनिट्स के लिए होगी। तो ये तय हो गया कि कंज्यूमर हमारा 5 यूनिट्स ही खरीद रहा है। तो अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि कंज्यूमर को एक्चुअली कितना पे करना है। कंज्यूमर को ऐसे पे नहीं करना है जैसे कि हमने देखा, क्योंकि हर यूनिट का प्राइस कितना है, वो 5 रुपीज उसका प्राइस है, तो हर यूनिट के लिए 5 रुपीज के हिसाब से कंज्यूमर को पे करना होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इस यूनिट के लिए 5 और इस यूनिट के लिए 5, वो कितना बनता है? वो 25 बनता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहले वाले प्राइसेस है या इनका एडिशन जो पेमेंट टोटल हमारा 35 बनता है, ये वो अमाउंट है जो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए। और ये जो दूसरा हम देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे हम मेजरमेंट अब कर रहे हैं कि कितना पेमेंट उसको करना होगा, जो कि 25 हमारा आ रहा है, तो ये एक्चुअल पेमेंट है ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो विलिंग पेमेंट और एक्चुअल पेमेंट में डिफरेंस है, और वो हम जानते हैं कि वो 10 यूनिट्स का यहां पे डिफरेंस है। ये जो हमने यहां पे 10 लिखा, इट मीन्स कि 10 रुपीज जो है वो बचत होती है एक कंज्यूमर की जब वो ये ट्रांसैक्शन करता है, ये प्रोडक्ट जो है एक्स प्रोडक्ट जो है खरीदता है। एनीवे जो हमने यहां पे चीज याद रखनी है वो ये फिलहाल की इनमें डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को हम जो है वो कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ये विलिंग पेमेंट और एक्चुअल पेमेंट
पेमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। तो यहां पे ये बात हमें समझ आ गई कि कंज्यूमर सरप्लस हम किसे कहते हैं। तो यहां पे एक और पॉइंट जो हमने इंपॉर्टेंट याद रखना है विद रिगार्ड टू डिस्क्रिप्शन, कि हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे दिखाते हैं एक पर्टिकुलरली एक ग्राफ में। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के जरिए से, लेकिन ग्राफ के जरिए से भी हम दिखा सकते हैं इसको। तो यहां पे आप फोकस कीजिए, ये विलिंग प्राइस है 1 to 9 लेकिन पेमेंट है 1 to 5, ठीक है। तो एडिशनल विलिंग पेमेंट कितनी थी, ये थी 5 to 9। तो ये 4 यूनिट्स बनते हैं, 1 2 3 and 4। सिमिलरली यहां पे विलिंग पेमेंट थी 8 यूनिट्स लेकिन एक्चुअल पेमेंट है 5 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स यहां पे जो ये वाले हैं, तो ये 3 यूनिट्स वो है जो कंज्यूमर जो है एडिशनली विलिंग पे करने के लिए था। और इसी तरह यहां पे 2 यूनिट्स और यहां पे 1 यूनिट। तो ये कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया। तो ये 10 यूनिट्स बुनियादी तौर पर कंज्यूमर सरप्लस है। अब जब हमने ग्राफिकली ये दिखाना होता है कि कंज्यूमर सरप्लस हम किसे कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो ये एरिया है डिमांड कर्व के नीचे और जो ये प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर वाला जो एरिया है, यानी कि इन बिटवीन डिमांड कर्व एंड मार्केट प्राइस, ठीक है, ये एरिया जो है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस बनता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे यहां पे, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, राइट। तो अभी हम अगर हम इनके नाम लिखेंगे, ये डी है यहां पे, ये फॉर एग्जांपल हम इसका नाम ए लिखेंगे, इसका नाम बी लिखेंगे। तो ए बी और डी जो हमारा है ये कंज्यूमर सरप्लस, ए बी और डी हमारा कंज्यूमर सरप्लस यहां पे बनता है। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि जो एरिया डिमांड कर्व के नीचे और मार्केट प्राइस कर्व के ऊपर वाला होगा या इनके दरमियान जो एरिया होगा उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। ये जो हमारी डिमांड कर्व है ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी होती है और इसलिए यहां पे जो है पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। डिमांड स्केड्यूल से या फिर डिमांड कर्व से हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं जो हमने पहले ही किया है यहां पे, लेकिन यहां पे थोड़ा हम ज्यादा फॉर्मली उसको यहां पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहां पे क्वांटिटी ऑफ एक्स है, ये फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां पे विलिंगनेस टू पे फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 9, फिर 8 है दूसरे यूनिट के लिए, 7 है तीसरे यूनिट के लिए, 6 and 5 जो हम पहले ही जानते हैं। और ये एक्चुअल पेमेंट हो रही है मार्केट प्राइस के हिसाब से, ना कि विलिंगनेस टू पे के प्राइस के हिसाब से, एज पर द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, वैसे नहीं। तो मार्केट प्राइस के मुताबिक से पे करना है। तो ये हमारा टोटल बनता है 35 और ये हमारा बनता है टोटल 25, यानी कि विलिंग ये पे करने के लिए था 5 यूनिट्स के लिए 35 लेकिन पे कर रहा है 25। तो जो कंज्यूमर सरप्लस है डेफिनेशन हमें ये बताती है कि व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो यहां पे मैंने लिखा सिंपली विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पेमेंट। तो 35 माइनस 25 दैट इज 10। तो 10 हमारा कंज्यूमर सरप्लस यहां पे आता है। तो न्यूमेरिकली डिमांड कर्व से और अगर हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है तो वहां से हम इजिली कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है कंज्यूमर सरप्लस मेजर करने का वो है जियोमेट्रिक तरीका, जियोमेट्रिक मेथड। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो हमारा एरिया बनता है राइट अंडर दिस डिमांड कर्व, इसको मैं शेड करता हूं। तो ये जो एरिया है डार्कनर एरिया, ये हमारा एरिया है कंज्यूमर सरप्लस का। अभी अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। वो मेजरमेंट कैसे होगा कि हमने देखना होगा कि ये एरिया कितना है। वो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारी एक सिंपल फॉर्मूला है 1/2 हाइट इनटू बेस। ये एक राइट एंगल की जो है उसका जो एरिया है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारा वैल्यू निकलेगा। अभी ये देखिए 1/2, अब यहां पे हाइट कितनी है, वो है 5 to 10 यानी कि 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 and 5। तो यहां पे हम 5 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस में कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 and 5, ये भी 5 यूनिट्स है। वो कितना हुआ, वो हुआ
1/2 इंटू 25 वो हुआ 12.5। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकलता है थ्रू जियोमेट्रिक मेथड। लेकिन यहां पे डिस्क्रिपेंसी अब आ रही है, यहां पे वैल्यू निकलता है 10 कंज्यूमर सरप्लस का और यहां पे वैल्यू निकलता है कितना 25। तो ये डिस्क्रिपेंसी कहां से आ गई? देखिए, बुनियादी तौर पर क्या होता है कि जब हम कंज्यूमर सरप्लस दिखाते हैं थ्रू ए डिमांड लाइन, तो वहां पे हम कुछ एरियाज जो है वो ऐड करते हैं जो कि हमने ऐड नहीं करने चाहिए थे। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा, यहां से हम शुरू करते हैं, राइट? तो ये हम पेमेंट करना चाहते थे, ये एरिया आप देखिए, थोड़ा आप इस पे फोकस कीजिए, इसको मैं पूरा डार्कन करूंगा। तो ये एरिया आप जो है एडिशनल पे करने के लिए तैयार थे। जो हमारा ये 4 यूनिट्स का डिफरेंस है, 9 - 5, तो ये 4 होगा यहां पे। तो ये 4 यूनिट्स है, 1 2 3 एंड 4। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये 10 9 और इस फॉर एग्जांपल इसको मैं L लिखूंगा, 10 9 और L के दरमियान का एरिया, ये छोटा सा ट्रायंगल जो बनता है यहां पे, ये तो नहीं इंक्लूड होना चाहिए था। ये मैं इसको बनाता हूं यहां पे, ओके। ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला, ये नहीं इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको इंक्लूड किया, तो जाहिर सी बात है एरिया ज्यादा हो गया, तो फिर कंज्यूमर सरप्लस का वैल्यू भी ज्यादा आएगा। इसी तरह अगर आप यहां पे देखेंगे, ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। देखिए यहां पे 8 - 5, ये हम 8 लेंगे यहां तक, राइट, -5 वो यहां तक, तो यहां से यहां तक तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन हम इस एरिया को भी इंक्लूड कर रहे थे, जिस तरह इस ट्रायंगल को इंक्लूड कर रहे थे, इस ट्रायंगल को भी इंक्लूड कर रहे थे। तो हमारा एरिया इससे क्या होता है कि हमारा एरिया इससे बढ़ जाता है। तो अगर हम स्टेप्स में इसको मेजर करेंगे, यानी कि इसको जो है एक्सक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाएंगे, इस स्टेप्स में बनाएंगे, तो फिर जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है दैट विल कम क्लोज टू द एक्चुअल कंज्यूमर सरप्लस जो हमें यहां से मिलता है। तो ये एक चीज है कि हम उन एरियाज को यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं जो बेसिकली एक्सक्लूड होने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ जो ये स्टेप वाइज मूवमेंट हो रहा है, हम उसको डिसरिगार्ड यहां पे कर रहे हैं, तो इसलिए यहां का वैल्यू जो है वो थोड़ा ज्यादा आता है इसके वैल्यू से। दूसरी चीज जो हमने यहां पे याद रखनी है वो ये कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ जब अगर कंटिन्यू होगा, जैसे कि ये कंटिन्यू है ना ऊपर से नीचे तक, तो ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए होना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्रीट डेटा को यूज करते हैं, यहां पे कंटिन्यूअस ग्राफ बना लेते हैं, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी थोड़ी पैदा हो जाती है। आगे जाके जब आप कॉस्ट कर्व स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन कर्व स्टडी करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मैं वहां पे ये पॉइंट डिस्कस करूंगा कि ये डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस ग्राफ में कुछ चीजें मिस हो जाती है, जो हमें पता नहीं चलती। ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट बनता है एज कंपेयर टू जो हमारा डेटा होता है, और उसकी यही वजह होती है कि डेटा डिस्क्रीट है और जो हमारा ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो वो चीज हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम स्टैटिस्टिक्स में और फिर वहां पे जो हमारा प्रोडक्शन और कॉस्ट कर्व्स है, शायद वहां पे हम वो चीज डिस्कस करें। लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा कि इसमें डिस्क्रिपेंसी थोड़ा सा हो सकता है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके रीजन भी हमने यहाँ पे देखे। ये दो चीजों पे फोकस करना है कि फिर हमने ये एरियाज जो एक्सक्लूड करने होंगे, और हमने ये समझना होगा कि हम डिस्क्रीट डेटा यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्राफ हम इसके लिए बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा डिस्क्रिपेंसी इसमें पैदा हो जाता है। तो अभी एनीवे आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक था। उसमें हमने ये देखा कि कंज्यूमर को एक एडेड बेनिफिट मिलता है जिसका हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, तो उस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एडेड बेनिफिट को कंज्यूमर सरप्लस हम कहते हैं। हमने इंडिफरेंस कर्व्स का यहाँ पे यूज नहीं किया, हमने अपनी एनालिसिस जो है वो हमने लिमिटेड रखी। जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच टू कंज्यूमर सरप्लस दिखाने का है वो एडवांसेस क्लासेस में आप देखेंगे, यहाँ पे वो जरूरत नहीं है आपको, बस ये चीजें आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत है। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ इसके बारे में क्वेरीज है, कमेंट्स है, तो वो आप मेरी यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।